हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है हमारा पाठ चल रहा है अम्ल, क्षारक और लवण। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक मुख्य अभिक्रिया करवाई थी जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं जिससे हमें लवण और जल प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे का असर ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे का प्रभाव ख़त्म कर देते हैं। अगर किसी चीज़ में अम्ल ज़्यादा हो गया है तो उसमें थोड़ा सा क्षारक मिला दीजिए, अम्ल का असर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी चीज़ में क्षारक ज़्यादा हो गया है तो उसमें थोड़ा सा अम्ल मिला दीजिए, क्षारक का असर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह जब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाते हैं और इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे का असर पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं और हमें एक उदासीन, मतलब जो ना अम्ल है ना क्षारक है, एक ऐसा पदार्थ मिलता है जिसे लवण कहते हैं और जल, और साथ में जल मिलता है। तो ये जो लवण है ये उदासीन है, मतलब ना अम्ल है और ना ही क्षारक है। ठीक है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पदार्थ हमें मिलता है वो उदासीन होता है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। दूसरी जो रिएक्शन करवाई थी वो थी अम्ल और धातु ऑक्साइड की रिएक्शन, जिससे हमें लवण और जल प्राप्त हुए। अब लवण और जल हमें किससे मिलते हैं? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से। इसमें अम्ल तो ऐसा का ऐसा ही है, क्षारक की जगह धातु ऑक्साइड आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ये जो धातु ऑक्साइड है ये असल में क्षारक है। इसी तरह जब अधात्विक ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाई तो भी हमें लवण और जल ही मिले। तो इसका क्षारक तो इसमें ऐसा कैसा ही है, बस अम्ल की जगह अधात्विक ऑक्साइड आ गया। तो इसका मतलब ये जो अधात्विक ऑक्साइड है ये अम्ल है। ठीक है, तो ये अम्ल होते हैं अधात्विक ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड क्षारक होते हैं। इसीलिए हमें अम्ल और धातु ऑक्साइड की में अभिक्रिया में लवण और जल मिलते हैं, अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक की अभिक्रिया में भी लवण और जल मिलते हैं। तो ये तो बातें थी जो पिछली वीडियो में हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कुछ मुख्य रूप से जो अम्ल इस्तेमाल होते हैं वो हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, अब भी कह रही हूँ, इनको आप दिमाग में अच्छे से बिठा लें। तो अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या चीज़ होती है जो ये सब को हमने अम्ल के अंदर रखा। भाई इनमें कोई तो समानता होगी, तभी हमने इन चारों को अम्ल बनाया, अम्ल कहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सिर्फ इसको अम्ल कहा, मैंने तो इन चारों को कहा है। तो कोई तो ऐसी समानता होगी इन चारों में जो जिसकी वजह से ये अम्ल बने या जिसकी वजह से ये अम्ल कहलाए। तो वो क्या चीज़ है? किसी भी अम्ल में H पॉजिटिव आयन होता है, ये धनायन है क्योंकि इस पे कैसा है? पॉजिटिव है। ये रहा, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये मैंने ऐसे ही कर ली। तो वैसे तो अम्ल की परिभाषाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी तुम जिस क्लास में हो उस क्लास के हिसाब से यही परिभाषा है कि अम्ल के अंदर H पॉजिटिव आयन होता है, H धनायन होता है। समझ में आ गई बात? अगर मैं HCl की बात करूं तो ये H पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है। इसी तरह अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो इसमें एक H पॉजिटिव है और HSO4 पूरा ये नेगेटिव है। इसी तरह अगर मैं HNO3 की बात करूं तो H पॉजिटिव है और साथ में NO3 जो है वो पूरा नेगेटिव है। इसी तरह अगर CH एसिटिक अम्ल की बात करूं तो CH3COO नेगेटिव अलग से है और H पॉजिटिव है। तो इन सब के अंदर क्या था? H पॉजिटिव था। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कहलाए? अम्ल कहलाए। यानी इनके अंदर H पॉजिटिव आयन है, यानी कि धनायन है। समझ में आ गई बात? H का होना चाहिए सिर्फ, तो इसीलिए ये सारे क्या हैं? अम्ल हैं। अब होता क्या है, लेकिन ये अम्ल ऐसे नहीं कहलाए जाते। जब ये अपना H पॉजिटिव अलग कर देंगे ये तभी अम्ल व्यवहार दिखाएंगे। मतलब अगर किसी चीज़ में मिलाने पर ये H पॉजिटिव अलग हो जाए तब वो चीज़ अम्ल कहलाएगी। यानी जब ये H पॉजिटिव अलग हो जाए, ठीक है, अगर H पॉजिटिव अलग हो गया तब वो चीज़ अम्लीय कहलाएगी। अब हम बात कर रहे हैं जलीय विलयन।
किसका? अम्ल का। अम्ल का जलीय विलयन। अब विलयन मैंने क्या बताया था? घुला हुआ, यानी कि अम्ल मैंने किस में घोल रखा है? जल में। तो जब मैं अम्ल को जल में मिलाती हूँ, ये मेरा अम्ल है ऊपर से, इसमें एक H पॉजिटिव है, Cl मेरा नेगेटिव है, यानी H मेरा धनायन है, क्लोरीन मेरा ऋणायन है। तो जब मैं इसको जल में मिलाऊंगी तो होगा क्या? ये H जो है ये अलग हो जाएगा Cl नेगेटिव से और ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब H2 दो हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, एक और आ गया, तो यहाँ कितने हो गए? 3 हो गए, और साथ में ये O था ही। अब ये जो H आया है ये एक पॉजिटिव लेके आया है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और साथ में Cl नेगेटिव अलग हो गया। तो जो अम्ल था, जो मेरा ये HCl था, जब मैंने इसको जल में मिलाया तब इसका H पॉजिटिव अलग हुआ, तो उस वक्त ये अम्लीय बना। ठीक है, उस वक्त ये क्या बना? अम्लीय बना। जब H पॉजिटिव अलग हो जाएगा किसी भी चीज़ में मिलाने पर, तब वो चीज़ अम्लीय हो जाती है। जो एसिड तुम लैब में इस्तेमाल करते हो वो असल में विलयन होता है उसका, HCl का विलयन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो तुम लैब में इस्तेमाल करते हो उसमें थोड़ा सा जल मिला, थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो निर्भर करता है, लेकिन वो जल में घोला हुआ होता है, वो विलयन होता है, इसीलिए वो अम्लीय होता है, क्योंकि जल में मिलाने पर HCl का जो H पॉजिटिव है वो अलग हो जाता है, पानी के अणुओं के साथ वो जुड़ जाता है, तब अम्लीय कहलाता है। मैं बार बार कह रही हूँ, जब इसका H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा तब वो अम्लीय बनेगा। उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी प्रयोग किया, उसके अंदर शुष्क HCl गैस निकली। मतलब HCl क्या है? वैसे तो अभी अभी हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में शुष्क यानी बिल्कुल सूखी, पानी की एक बूंद नहीं है इसके अंदर, और गैस है, विलयन नहीं है, द्रव नहीं है, ये कोई घुली हुई चीज़ नहीं है ये, तो शुष्क गैस निकली। ये जो है अम्ल वैसे क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, बदलते हैं ना, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलते हैं साधारण तौर पर। लेकिन अब ये कैसी है? सूखी है, सूखी गैस है, पानी नहीं है, इसकी वजह से ये जो H पॉजिटिव है ये अलग नहीं होगा, और इसलिए ये अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगी और इस नीले लिटमस को लाल नहीं करेगी। साधारण तौर पर जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में बदलता है, लेकिन जो HCl गैस निकली वो शुष्क थी, सूखी थी, कोई पानी की बूंद भी नहीं थी, इसीलिए इसका जो H पॉजिटिव है वो अलग हुआ ही नहीं, और अलग नहीं हुआ तो वो अम्लीय भी नहीं बना। फिर तो बता देती हूँ, जब भी हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो इसका जो H पॉजिटिव है वो पानी के अणुओं के साथ जुड़ जाता है और इससे अलग हो जाता है, इसीलिए वो अम्लीय बनता है। समझ में आ गई बात? तो अगर ये H पॉजिटिव अलग ना हो पाए तो वो चीज़ अम्लीय नहीं होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज की, ग्लूकोज जो तुम खाते हो, खाने में भी खाते हो और वैसे भी पीते हो, ग्लूकोन डी भी, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, अब इसमें 12 हाइड्रोजन है, लेकिन जब हम पानी में इसको मिलाते हैं तो इसका एक भी H पॉजिटिव अलग नहीं होता, इसीलिए ग्लूकोज अम्लीय नहीं है। ठीक है, ये NCERT में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लूकोज अम्लीय क्यों नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज को जब हम पानी में मिलाते हैं, उसका विलयन करते हैं जल में, तो उसका H पॉजिटिव अलग नहीं होता। तो अम्लीय होने के लिए H पॉजिटिव का अलग होना ज़रूरी है, चाहे वो शुष्क HCl हो चाहे वो ग्लूकोज हो, दोनों ही H पॉजिटिव अलग नहीं हो पाते, इसीलिए अम्लीय नहीं है और इसीलिए वो नीले लिटमस को लाल में नहीं बदलते। तीसरा उदाहरण मैं लेती हूँ अल्कोहल का। अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH।
कहने को इसमें 4 हाइड्रोजन है, लेकिन जब मैं पानी में मिलाऊंगी तो ये H अलग नहीं होता, H पॉजिटिव जो है ये अलग नहीं होता, इसलिए ये अम्लीय नहीं होते। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी क्लास में जाके तुम पढ़ोगे कुछ हद तक अम्लीय होते हैं, लेकिन इस क्लास के लिए तुम्हारे लिए ये अम्लीय नहीं है, बहुत ही कम अम्लीय होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका H पॉजिटिव आसानी से अलग नहीं होता। तो जल में विलयन करने के बाद H पॉजिटिव अलग हो जाता है, तभी वो चीज़ अम्लीय बनती है। इसी तरह अगर मैं क्षारक की बात करूं तो क्षारक जो हैं हमारे, मुख्य रूप से जो क्षारक हैं वो हैं NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस। तो ये सब क्या हैं? ये सब क्षारक हैं। तो इनमें तुम्हें क्या चीज़ समान लग रही है? इन सबको क्षारक क्यों कहा गया? क्योंकि इन सब में क्या है? OH है। क्या है? OH है। देखो इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब जो क्षारक होता है वो भी उसी तरह जैसे अम्ल था, एक धनायन होता है इसके अंदर और एक ऋणायन होता है। तो क्षारक के अंदर ये जो OH है इस पे पूरे पे एक माइनस का चार्ज है, तो ये क्या है? ऋणायन है। तो क्षारक के अंदर OH नेगेटिव ऋणायन होता है, लेकिन जैसे अम्ल था वैसे ही जब क्षारक में से ये OH ऋणायन अलग होगा तभी वो क्षारकीय व्यवहार दिखाएगा। समझ में आई बात? जब भी इसका OH नेगेटिव अलग होगा इससे, तभी वो क्षारकीय व्यवहार दिखाएगा। जैसे जब मैं इसको पानी में मिलाऊंगी, इसका भी जो है जलीय विलयन करूंगी, यानी कि जल में इसको मिलाऊंगी, NaOH को मैंने पानी में मिला दिया तो क्या बन गया? Na पॉजिटिव अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया। इसमें मैंने इसके साथ जोड़ा नहीं है, जो अम्ल था उसमें तो H पॉजिटिव इसके साथ आके जुड़ गया था, इसमें जुड़ता नहीं है, इसमें अलग अलग पड़े रहते हैं, बस ये अलग हो गया, और अलग हो गया तो ये क्षारकीय है। समझ में आई बात? तो अम्ल और क्षारक को जब जल में मिलाया जाता है, अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन, अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन जब हम करेंगे तो अम्ल का क्या होगा? जैसे HCl था अम्ल, तो और साथ में मैंने पानी मिला दिया था, तो क्या बन गया था? H3O पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। इसका जो ये H पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था ये अलग हो गए। इसी तरह क्षारक मेरा NaOH था, Na पॉजिटिव था, OH मेरा नेगेटिव था, और साथ में मैंने पानी मिला रखा है, तो क्या होगा? Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। तभी जब इस अम्ल का H पॉजिटिव और क्षारक का OH नेगेटिव जल में मिलने के बाद अलग हो जाएं, तभी वो अम्ल और क्षारक कहलाएंगे और अम्लीय और क्षारकीय व्यवहार दिखाएंगे। और ये जो है ये नीले लिटमस को लाल में बदलेगा, और ये जो है लाल लिटमस को नीले में बदलेगा। अगर ये H अलग नहीं होता तो ये नहीं बदल पाएगा, अगर ये OH नेगेटिव अलग नहीं होता तो ये भी नहीं बदल पाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये था जलीय विलयन इसका। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं जो उदासीनी अभिक्रिया हमने करी थी, उदासीनीकरण वाली, जिसमें अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाई थी हमने, तो उसमें क्या मिला था? जो ये H पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है। तो इसमें देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो उदासीनीकरण में ये मेरा अम्ल है और ये क्षारक है। उदासीनीकरण में क्या बना था? लवण तथा जल, यही बना था। तो अब होगा क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, लेकिन अब हम इनके आपस के पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ देते हैं। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ आ जाएगा,
तो NaCl बन गया, जो कि हमारा क्या है, लवण है। इसी तरह H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ गए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब अगर इसको मैं टोटल करके लिखूं तो क्या है, H2O, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, एक प्लस है एक माइनस है तो आपस में कैंसिल हो गए, तो इसके ऊपर कोई साइन नहीं है। इसी तरह इसका प्लस और इसका माइनस भी आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए इसके ऊपर भी कोई साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में ये हुआ था कि इसका ये वाला ऋण, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी क्या हुआ था, इसने अपना H दे दिया, इसने अपना OH नेगेटिव दे दिया, लेकिन अब दोनों का असर खत्म हो गया क्योंकि इसने भी अपना H पॉजिटिव दे दिया और इसने OH नेगेटिव दे दिया। तो इसने अम्लीय दिखाया, इसने क्षारकीय दिखाया, जिसकी वजह से दोनों आपस में कट हो गए और आखिरी में हमारे पास जो बचा वो उदासीन बचा, ना वो अम्ल था ना वो क्षारकीय था, क्योंकि इसका अम्लीय व्यवहार था, इसका क्षारकीय व्यवहार था, इसकी वजह से और इसका इसकी वजह से, लेकिन वो आपस में क्या हो गए, कट हो गए, क्योंकि बराबर थे दोनों। ठीक है, इसमें ऐसा हो नहीं पाया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अम्ल और क्षारक का जब जलीय विलयन किया जाता है, जब उसको जल में घोला जाता है, तो अम्ल अपना H पॉजिटिव दे देता है, तभी वो अम्लीय व्यवहार दिखाता है, और जो क्षारक होता है वो अपना OH नेगेटिव दे देता है, तभी वो क्षारकीय व्यवहार दिखाता है। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो अम्ल अपना H पॉजिटिव दे देता है और क्षारक अपना OH नेगेटिव दे देता है, जो इसकी वजह से दोनों का असर आपस में कट हो जाता है और हमें जो पदार्थ मिलता है वो उदासीन मिलता है और साथ में एक जल मिलता है। अब एक और चीज आती है, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। अब ये क्या चीज होती है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ठीक है, अब इसके साथ साथ तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सांद्रता क्या होती है, जो 9वीं क्लास में तुम्हें वैसे तो पढ़ाया गया था, लेकिन मैं दोहरा देती हूँ। किसी जल में या किसी भी लिक्विड में कोई हम सॉलिड अगर घोलते हैं तो वो कितना घोला है, किसी भी द्रव में जब हम कोई ठोस चीज़ घोलते हैं और वो पूरी तरह घुल जाए तो वो कितनी मात्रा में हमने घोली है वो सांद्रता कहलाएगी। जैसे मैंने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाली है, घुल गई वो, तो वो क्या है, उसकी सांद्रता है कि 2 चम्मच चीनी मैंने डाली है, तो वो क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। अब अगर मैं उसी 1 गिलास में, मैंने 1 गिलास पानी लिया है, जल लिया है, 2 गिलास लिए हैं मैंने, ठीक है, जल के भरे हुए हैं वो दोनों, एक के अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाले हैं और 2 चम्मच चीनी डाले हैं और दूसरे के अंदर मैंने 6 चम्मच चीनी डाले हैं, तो इसकी सांद्रता कम होगी और इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी सांद्रता कम होगी, इसमें 2 ही चम्मच चीनी है, ठीक है, और इसके अंदर 6 चम्मच चीनी के हैं। समझ में आ गई बात, 2 गिलास, 1 गिलास में 2 चम्मच डाले, दूसरे में मैंने 6 चम्मच डाले, तो इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता ज़्यादा है। ये क्या कहलाएगा, तनु विलयन, क्योंकि इसमें सांद्रता कम है, और ये क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। वैसे अगर मैं 1 गिलास के अंदर यहाँ 26 चम्मच चीनी के डालती ना, तब ये सांद्र विलयन बनता। समझ में आ गई बात भाई, बहुत ज़्यादा मात्रा डाल दी मैंने। तो इसी तरह जो तनु अम्ल होते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया, अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि जो अम्ल हम लैब में इस्तेमाल करते हैं वो विलयन के रूप में होता है, मतलब उसके अंदर हमने थोड़ा पानी मिलाया होता है। तो ठीक है, अगर अम्ल के अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, अम्ल की मात्रा कम है, अम्ल कम है और जल ज़्यादा है, तो वो कहलाएगा तनु अम्ल। ठीक है, अम्ल के अंदर पानी तो मिला ही रखा है हमने, तो अगर मान लो 100 ml है मेरा 100 ml मैंने अम्ल ले रखा है, ठीक, तनु अम्ल है वो, ठीक है, तो 100 में अगर मेरा 4 ml अम्ल है और बाकी का 96 ml जल है, तो ये क्या है, तनु अम्ल होगा, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज़्यादा है।
इसी तरह अगर मैं सांद्र अम्ल की बात करूं तो सांद्र अम्ल में उल्टा होता है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है। यानी अब उल्टा कर लो, 100 ml मैंने सांद्र अम्ल ले रखा है, ये 100 ml ले रखा है, तो इसके अंदर 96 ml मेरा अम्ल है और 4 ml मेरा जल है। ठीक है, तो वो कहलाएगा सांद्र अम्ल। तो सीधी सी बात है, तनु अम्ल क्या होगा जिसमें अम्ल कम है और जल ज़्यादा है, और सांद्र अम्ल क्या होगा जिसमें अम्ल ज़्यादा है और जल कम है। अब मैंने पिछली वीडियो में भी तुम्हें बताया था, अम्ल कुछ नहीं होते, जिन्हें हम आम भाषा में एसिड बोलते हैं वही अम्ल होते हैं, और एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये सबको पता है। तो अगर उसमें अम्ल कम होगा तो वो कम नुकसानदायक होगा, कम हमें तकलीफ देगा, अगर कहीं गिर जाए तो वो कम खतरनाक होगा। लेकिन अगर वो अम्ल सांद्र है जिसमें अम्ल ज़्यादा है, देखो 96 ml अम्ल है, तो वो अम्ल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। समझ में आ गई बात? ये कम खतरनाक होते हैं, खतरनाक तो दोनों ही होते हैं, ये कम खतरनाक होते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो जब हम लैब में काम करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ काम किया जाता है। तो सांद्रता तुम्हें समझ में आ गई कि किसी भी द्रव में कितनी मात्रा में ठोस पदार्थ घोला गया है वो उसकी सांद्रता होती है। तनु अम्ल क्या होगा जिसमें अम्ल कम होगा, ठोस लगा लो या द्रव लगा लो, मतलब द्रव में कोई चीज़ घोल रहे हो तुम, वो ठोस भी हो सकती है, वो द्रव भी हो सकती है। तो किसी भी द्रव में तुमने कितनी चीज़ घोली वो उसकी सांद्रता होगी। तो तनु अम्ल में क्या था, मैंने जल ज़्यादा लिया है, अम्ल कम लिया है, तो वो तनु अम्ल है। सांद्र में अम्ल ज़्यादा है तो जल कम है। अब मुझे ये बात बताओ